नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन गुरुवार तारीख 4 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हाथरस भगदड़ में बाबा के 8 ठिकानों पर दबिश। बाबा बोला, अराजक तत्वों ने मचाई भगदड़। योगी बोले, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले, पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर की स्थिति भी सामान्य हो रही है। राहुल गांधी बोले, राजनाथ सिंह ने शिव जी के सामने झूठ बोला। शहीद अग्निवीर के पिता ने बताया कि मुआवजा नहीं मिला। आर्मी बोली 98 लाख रुपए दिए। आडवाणी की तबीयत फिर से बिगड़ी, अपोलो अस्पताल में भर्ती। हालात स्थिर। 7 दिन पहले एम्स से सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हुए थे। सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव। लोकसभा सांसद शपथ के बाद नारे नहीं लगा सकेंगे। अवैसी के जय फिलिस्तीनी नारे पर विवाद हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क में 8 जानवरों की मौत। बिहार में 5 और पुल गिरे। 15 दिनों में यह 10वीं घटना। 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तीसरी बार झारखंड की कमान संभालेंगे हेमंत सोरेन। 7 जुलाई को ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट में बदलाव की संभावना नहीं। 4 महीने बाद है चुनाव। बंगाल सेक्सुअल हैरेसमेंट केस विक्टिम सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्यपाल को आधिकारिक कार्यवाही से मिली छूट के खिलाफ याचिका लगाई। कहा, स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। से नीट पेपर लीक में चौथी गिरफ्तारी। सीबीआई ने धनबाद में अमन सिंह को पकड़ा, वहीं साथी बंटी फरार। मणिपुर के कैदी का इलाज नहीं कराने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, आरोपी कुकी कम्युनिटी का है, इसलिए इलाज नहीं कराया। हमें अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। भारतीय टीम के लिए पैसेंजर फ्लाइट कैंसिल की गई। एयर इंडिया ने न्यू जर्सी दिल्ली प्लेन को 12 बोडा भेजा। पैसेंजर परेशान हुए। डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटियां बनाई। 5 सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व। राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। हिंदूवादी संगठनों के हंगामे करने की आशंका। संसद में राहुल के बयान से नाराज हैं। भोले बाबा को क्या बचा रही है सरकार। पश्चिमी यूपी की 26 जिलों में 22% दलित आबादी पर है दबदबा। अखिलेश भी लगा चुके हैं हाजिरी। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा। 152 दिन का रहा कार्यकाल। कल शाम सीएम पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। सीआईएसएफ बोली, कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान अभी सस्पेंड। भाई बोला, जीजा की पोस्टिंग बेंगलुरु हुई, उनके साथ बहन को अटैच किया। ऋषि सुनक या स्टार मारर, आज किसे चुनेंगे 5 करोड़ वोटर। समय से 6 महीने पहले हो रहे हैं चुनाव। शाही परिवार को नहीं है मतदान का अधिकार। किसे जिताएंगे 18 लाख भारतवंशी। जिस पार्टी ने भारत को आजादी दिलाई उसी के खिलाफ। मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं सुनक और स्टार मारर। हमसा जंग के बीच इजराइल में नए युद्ध का डर। लगातार रॉकेट दाग रहा है हिजबुल्लाह। राशन जमा करने में जुटी इजरायली। जनरेटर आयात 25% बढ़ा। काजाकिस्तान में मिले रूस चीनी के राष्ट्रपति। पुतिन बोले, दोनों देशों में ऐसी दोस्ती कभी नहीं रही। जिनपिंग ने उन्हें पुराना दोस्त बताया। इंडोनेशिया में महिला को 30 फुट के अजगर ने निगला। बच्चे के लिए दवा लेने गई थी महिला। लोगों ने सांप का पेट काटकर निकाला शव। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को पीटीआई ने निकाला। इमरान खान के सबसे करीबी माने जाते थे। पार्टी बोली, उनकी अब कभी एंट्री नहीं होगी। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर बाजार। सेंसेक्स ने 80,331 और निफ्टी ने 24,372 का लेवल छुआ। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखी गई। आज से वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज 600 तक महंगा हुआ। कंपनी ने 21% तक बढ़ाए दाम।
जियो और एयरटेल भी 25% तक महंगा हुआ। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में मिल रहा है 6.70% ब्याज। हर महीने केवल 2000 का निवेश बनाएगा लाखपति। बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि को टारगेट किया जा रहा है। बोले आयुर्वेद विरोध गिरोह कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी गई। गोल्ड 281 रुपये बढ़कर 71,983 रुपये पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 88,857 रुपये पर पहुंची। दिल्ली पहुंची वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। रोहित ने फैंस को ट्रॉफी दिखाई। होटल में बना स्पेशल केक। 11 बजे पीएम से मिलेंगे खिलाड़ी। चलिए दोस्तों, आप खबरों को जानते हैं विस्तार से। हाथरस भगदड़ में बाबा के 8 ठिकानों पर दबिश। बाबा बोला, अराजक तत्वों ने मचाई भगदड़। योगी बोले, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे, वो भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था। और हमारे 3 मंत्री यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। महाराज जी, बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबा को नामजद नहीं किया गया है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे।
और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। दूसरी चीज आपने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि क्या शासन भविष्य में ऐसी चीजें ना हो? देखिए प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो। सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं, वहां पर भीड़ अनुशासित ही रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है, तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसकी तह में चलेंगे। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। पीएम बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। मणिपुर की स्थिति भी सामान्य हो रही है। हमारा डिफेंस सेक्टर
आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ, इतने रिफॉर्म हो रहे हैं। हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हर चुनौती को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए युद्ध के सामर्थ्य वाली सेना बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, देश की सुरक्षा का मकसद लेकर के। बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली है। सीडीएस का पद बनने के बाद इंटीग्रेशन और सशक्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से जो लंबे समय से युद्ध शास्त्र के निष्णातों का मत था कि भारत में थिएटर कमांड जरूरी है, आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी बात बताने का मौका दिया और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता। सत्य ऐसे प्रयासों के भी दबता नहीं है और झूठ को कोई जड़ें नहीं होती है। आदरणीय सभापति जी, जिन लोगों का अवसर नहीं दिया वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है। वो आगे से अपने सांसदों का ध्यान रखेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है वो आज मैंने जी करके देखा है। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया और इसलिए सभापति जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी बोले, राजनाथ सिंह ने शिव जी के सामने झूठ बोला। शहीद अग्निवीर के पिता ने बताया कि मुआवजा नहीं मिला। आर्मी बोली 98 लाख रुपए दिए। बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली
3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? माननीय एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी, डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते।
मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई। महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।